उनमें रिवीजन करनी है, हम आगे चलें, आगे अगली बात करें। ठीक, ऑटोमेटिकली आज रिवीजन हो जाएगी क्योंकि हमने आज प्रैक्टिस भी करनी है पास्ट पेपर्स की, तो वो रिवीजन ऑटो पे हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी आखिरी बात कल की थी पॉइंट 4 तक, ऐसे ही तुम कब आए हो? तो मैंने क्या देखा है पहले, कहाँ देखा है मैंने? पीआरसी में देखा है शायद, तो पीआरसी में थे मेरे पास। कैफ के पुराने नए हो? नहीं, फिर कोई और होगा, फिर आप जैसा बचा कोई और हो सकता। अच्छा जी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ये बात टेक्निकल है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। एक्सेप्टेंस, मुझे एक बात बताएं, ये है मिस्टर ए, ये भाई साहब खत लिखते हैं मिस्टर बी को, जिसमें भेजते हैं, क्या भेजते हैं? ऑफर भेजते हैं। ये खत इन्होंने पोस्ट बॉक्स में डाला 5 जनवरी 2025 को, और मिस्टर बी के पास पहुंचा 15 जनवरी 2025 को। मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि ये ऑफर कब पूरी हो रही है? 15 को कि 5 को? 15 को, ठीक। और किसके अगेंस्ट पूरी हो रही है? जिसने भेजा है। भेजा किसने? मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए के मुताबिक जो ऑफर है वो कंप्लीट मानी जाएगी कब? 15 जनवरी 2025। डन। अच्छा, मिस्टर बी ने ये ऑफर कबूल कर ली, और कबूल करने में उनको लगे 5 दिन, और इन्होंने कबूलियत का ख़त डाल दिया 20-21-2025। क्वेश्चन ये है कि अगर मिस्टर ए अपनी ऑफ़र रिवोक करना चाहे, ख़त्म करना चाहे, तो वो अब किस डेट से पहले पहले ख़त्म कर सकता? 5 से पहले, 15 से पहले कि 20 से पहले? बारी बारी पूछते हैं। 20 से पहले, 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 20। अच्छा, सब 20 कह रहे हैं, वो 20 कह रहा है, यू नो, डिस्टिंक्ट चेंज। 20 से पहले देखें, सिंपल सी बात है, कोई टेक्निकल बात नहीं। हमने क्या कहा था कि जब ऑफ़र कबूल हो जाएगी तो ऑफ़र क्या हो जाती है? कबूलियत के बाद एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट। तो ये ऑफ़र एग्रीमेंट में कब कन्वर्ट हो रही है? और आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि ऑफ़र को आप ख़त्म कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले पहले। तो एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही? 20 तारीख को। तो ऑफ़र किस डेट से पहले पहले ख़त्म की जा सकती है? 20th से पहले ये रिवोक की जा सकती है। 20th से पहले ये रिवोक की जा सकती है। ये बात समझ आई? इसको लिख लें। आज वाली बातें उतारने वाली हैं, क्योंकि अभी समझ आ रही है, फिर जब आप रिवाइज करेंगे घर पे
और आगे वैसे भी छुट्टियां आ रही ईद की, तो आपने सब कुछ भूल जाना। तो जो चीज़ें लिखी होंगी वो कुछ ना कुछ याद रह रही होंगी, दिमाग में बैठी होंगी। पहले ये लिख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव कन्फर्मेशन का। हो गया नोट? हो गया? अच्छा जी, तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आज क्या सीखा है फिलहाल, कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। आज की दूसरी मेन बात, नेगेटिव कंफर्मेशन। ये क्या है? आप लोगों ने बॉलीवुड तो देखा होगा, मूवीज देखी होंगी बॉलीवुड की, देखी? देखी तो होंगी, इतने शरीफ तो नहीं है, नहीं है, नहीं है ना ये चीज़। अक्सर बॉलीवुड की मूवीज़ में ना एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। हीरो हीरोइन को बहुत पसंद करता है और उसे मिलने की चाहत रखता है। अब्दुल्ला भाई, हीरो जो है वो हीरोइन से मिलने की चाहत रखता है। आप भी सोच रहे हैं कि आज सर ने मुझे हीरो क्यों नहीं बनाया। तो हीरो ने एक दिन खत लिखा अपनी हीरोइन के नाम। खत में ये लिखा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अगर तुम मेरे से प्रेम करती हो तो इस खत को पढ़ने के बाद इस खत का जवाब ना देना और अपने कमरे की जो खिड़की है उसमें लाइट ऑन कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम में भी मेरे से प्रेम है, कि तुम्हें मेरे से क्या है? प्रेम है। प्रेम रतन धन पायो। तो ये खत भाई साहब ने लिख दिया अपनी प्रेमिका के नाम। खत पहुंच गया पिताजी के नाम। पिताजी ने खत पढ़ा। पढ़ने के बाद अपनी बेटी को कमरे में बंद किया और लाइट जो है वो नहीं जलाई, लाइट बुझ गई। अब आशिक जो नीचे खड़ा हुआ है, जो इसकी ताक में है कि लाइट ऑन होगी या लाइट ऑन नहीं होगी, वो परेशान है कि खत पहुंचा भी है या खत नहीं पहुंचा। सेम इज द केस विद नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन बेसिकली ये है
कि अगर तुम्हें मेरी ऑफर कबूल है, यानी कि क्या है, एक्सेप्ट है, अगर तुम्हें मेरी ऑफर एक्सेप्ट है तो डू नॉट रिप्लाई। अगर तुम्हें मेरी ऑफर कबूल है तो जवाब देने की जरूरत नहीं। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि रिप्लाई ओनली जब तुम्हें मेरी ऑफर क्या है, कबूल नहीं। सिर्फ तब रिप्लाई करना जब तुम मेरी ऑफर क्या करती हो, रिजेक्ट करती हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ये हरगिज नहीं मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एक्सेप्टेंस किसी भी तरह से नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं ली जा सकती, क्योंकि इसके पीछे रिस्क है। क्या रिस्क हो सकता है भला, क्या रिस्क हो सकता है? क्यों उसको मना किया गया होगा, क्या लॉजिक होगी पीछे? क्योंकि हमने क्या कहा था, नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कि खत उस तक पहुंचाए ना हो, और खत पहुंचा नहीं है तो जवाब भी नहीं आएगा। तो जब जवाब नहीं आएगा तो ये भाई साहब तो तैयार हो गए, बैठे होंगे कि मेरी ऑफर क्या हो गई है, कबूल हो गई। दूसरा केस, खत पहुंचा, इसको कबूल नहीं था, इसने जवाब दिया, मगर इसका आया हुआ जवाब रास्ते में गुम हो गया, रास्ते में गुम हो गया। तो ये भाई साहब तो तैयार है कि मेरी ऑफर क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई। तो लॉ कहता है इन रीजंस की वजह से हम नेगेटिव कंफर्मेशन को प्रॉपर एक्सेप्टेंस काउंट नहीं करते। तो लिख लें कि नेगेटिव कंफर्मेशन इज a proper या वैलिड, नेगेटिव कंफर्मेशन कोई प्रॉपर या वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। ये थर्ड पॉइंट पढ़ लें साथ। तीसरी जो बात है ये देख लें। हाँ जी, ये बात समझ आई? क्या बात की भला हमने कि एक्सेप्टेंस किस फॉर्म में नहीं की जा सकती, नेगेटिव कंफर्मेशन में पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? नंबर 1, हो सकता है कि ऑफर पहुंची ही ना हो, एंड नंबर 2, इसने रिजेक्शन भेजी हो और वो रिजेक्शन रास्ते में गुम हो जाए। तो दूसरी पार्टी क्या समझती रहेगी, एक्सेप्टेंस। ये दोनों बातें एक दफ़ा नोट कर लें, फिर आगे अगली बात करते हैं। हो गया, लिख लिया अब्दुल्ला भाई? डन। जरा फर्स्ट लाइन पढ़ें। एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। आसान सी बात। अच्छा, एक्सेप्टेंस कौन देगा, ऑफरर के ऑफरी? ऑफरी। तो किसको कम्युनिकेट होगी जाके, ऑफरर को। एक्सेप्टेंस कैसे कैसे दी जा सकती है, बोल के, लिख के, या थ्रू कंडक्ट। यही बात हमने एक जगह पे और भी पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी, ऑफर में,
कि ऑफर भी हम बोल के दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं और कंडक्ट से, इशारों से दे सकते हैं। तीसरी बात, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। वो बात आपको बताई कि अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ विद इन सम टाइम तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा, इट वुड बी प्रिज्यूम्ड कि ये क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई। 1 2 3 नीचे वाली 2 बातें छोड़ दें। 1 2 3 क्लियर है? अगली बात करूं? चल, इस चैप्टर की बिल्कुल आखिरी बात करने वाले हैं। ये सारा मिटा दूं? ठीक। इस चैप्टर की बिल्कुल आखिरी लॉजिकल बात, जरा गौर तरफ बात है, फोकस कीजिएगा। पोस्टल रूल, एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन। कोई भी नाम देते हैं इसको, पोस्टल रूल या एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन, कोई भी नाम देते हैं। आसान सी बात है, बस आपका फोकस सही है। ये है हमारे पास अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई ने एक ऑफर करनी थी। इनके पास वॉचेस हैं जो ये सेल करना चाहते हैं। इन्होंने उन वॉचेस की पूरी डिस्क्रिप्शन बनाई, क्वांटिटी बताई और क्या बताया होगा, साथ पैसे बताए होंगे। फर्ज करें 100 पीस है इनके पास और एवरेज प्राइस है हर पीस की 300, तो कितने का खत जाएगा? 300 इंटू 100, 30,000। 30,000, ठीक। 30,000 रुपये की ऑफर इन्होंने की, मगर ये टाइम है 1875 का, 1875 में ही ऑफर हो रही है। तब भी हमारे पास एक अब्दुल्ला भाई होते थे, आज भी हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ हुआ। उस जमाने में 30,000 रुपये की वैल्यू वर्सेस आज के ज़माने में 30,000 रुपये की वैल्यू किस में ज़्यादा है? पुराने वाले में ज़्यादा। ये 30,000 रुपया पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो शायद 3 करोड़ रुपये बन रहा हो, मगर आजकल 30,000 रुपया तो लेबर की सैलरी नहीं, कुछ के अभी भी कम है। तो अब्दुल्ला भाई ने ये ऑफर की, किसको की? नुमान को की। नुमान भाई बैठे हैं इंग्लिस्तान, और ये कहां बैठे हैं? यही सुनना था मैंने। 1875 में कौन सा पाकिस्तान था आपके पास? ये बैठे हैं इंडिया, या एशिया कर लेते हैं, चले ये एशिया में बैठे हैं। तो ये ऑफर इन्होंने की, सुने, ये ऑफर इन्होंने की, सुन लो, डेट है, आज की डेट है 31 है। ये इन्होंने ऑफर की 5 मई 2025 को, जो कि नुमान तक पहुंची है 15 मई 2025 पे। नुमान भाई को घड़ियां बहुत पसंद आई। इन्होंने एक्सेप्टेंस का खत रवाना किया, किसके नाम किया होगा? अब्दुल्ला के नाम। और ये रवाना कौन करेगा? नुमान। नुमान ऑफरर है कि ऑफरी है? और अब्दुल्ला कौन है? तो इनको घड़ियां तो बहुत पसंद आई, मगर पैसे दे के डर गए, तो पैसे अरेंज करने में टाइम लगा। लेट्स सपोज 5 दिन लग गए पैसे अरेंज करने में। तो 20/5 को इन्होंने एक्सेप्टेंस का खत भेजा, जो कि अब्दुल्ला भाई को मिला
30/5/2025 पर। थीम समझ आई? ऑफर कब निकली है? 5 को निकली है। कब पहुंची है? एक्सेप्टेंस कब निकली है? कब पहुंची है? 30 को। तो ब्लैक इज एक्सेप्टेंस एंड ब्लू इज ऑफर। सबसे आसान बात पहले पूछ लेता हूं। अब्दुल्ला भाई के नजदीक उनकी ऑफर किस डेट पे पूरी हो रही है? 5 को, 15 को, 20 को के 30 को? ऑफर कब पूरी हो रही है? ऑफर ब्लू में है। ऑफर कब पूरी हो रही है? हाँ जी, ऑफर कब पूरी हो रही है? ऑफर कब उसके नॉलेज में पहुंची है? 15 को पहुंची है ना। उसके पास खत कब पहुंचा? 15 को पहुंचा। तो 15 को उसकी नॉलेज में आ गया। 15 को उसकी नॉलेज में आ गया। तो ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15/5/2025। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी? हल्की सी भी परेशानी है तो बता दें। है परेशानी? पक्की बात। एक्सेप्टेंस का खत कब रवाना हुआ है? 20 को। कब पहुंचा है? 30 को। चैप्टर के बिल्कुल एंड पे एक रूल लिखें, लिखवाता हूं। लिखें, ऑफर के लिए हमेशा, ऑफर के लिए हमेशा, बल्कि लिखें ऑफर की कंप्लीटनेस के लिए हमेशा हमने कितनी डेट्स देखनी है? एक डेट देखनी है। तो रूल क्या था? ऑफर की कंप्लीटनेस के लिए एक डेट देखनी है और एक्सेप्टेंस की कंप्लीटनेस के लिए 2 डेट्स देखनी है। अब जरा गौर कीजिएगा सामने। ऑफर के लिए मैंने क्या डेट निकाली है? इस डेट पे ऑफर मुकम्मल हो रही है, इस डेट पे ऑफर कंप्लीट हो रही है, इस डेट पे ऑफर कम्युनिकेट हो रही है, इस डेट पे ऑफर पहुंच गई, इस डेट पे ऑफर पहुंच गई। नुमान ने जब अपनी एक्सेप्टेंस दी थी इस डेट पे, तो एक्सेप्टेंस देने से पहले इसने काम किया था क्या? मैंने आपको लिखते हुए बताया था, हैं? पैसे अरेंज किए थे। इसने क्या किया था? इसने मनी अरेंज की थी। ओनली फॉर दिस ऑफर, ओनली फॉर दिस ऑफर। तो कितना ही गलत हो कि ये यहां से एक्सेप्टेंस का खत भेजे और ये भाई साहब किसी और को वो घड़ियां बेच चुके हैं। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ना, कि ये यहां से एक्सेप्टेंस का खत रवाना कर रहा है जबकि अब्दुल्ला भाई वो घड़ियां किसी और को बेच चुके हैं। और इसने इन घड़ियों के लिए एक अलग से काम किया। वो काम क्या था? मनी को अरेंज किया था। तो लॉ कहता है एक्सेप्टेंस में तुमने हमेशा कितनी डेट्स देखनी है? 2। जिस डेट पे, आप सुने गौर से, जिस डेट पे ऑफरी खत को पोस्ट बॉक्स में डाल देगा, मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, जिस डेट पे ऑफरी खत को पोस्ट बॉक्स में डाल देगा उस डेट पे एक्सेप्टेंस पूरी हो जाएगी ऑफरर के नाम। दोबारा से, जिस डेट पे ऑफरी एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देगा उस डेट पे एक्सेप्टेंस पूरी हो जाएगी किसके नाम पे?
ऑफरर के नाम पर, ताकि ये बंदा बाउंड हो और किसी और को वो घड़ियां बेचे ना। हाँ, हमने पहले किसको बाउंड करना है? ऑफरर को। दोबारा से, जिस डेट पे लिख लें, बल्कि जिस डेट पे ऑफरी जिस डेट पे ऑफरी एक्सेप्टेंस के खत को पोस्ट बॉक्स में डालेगा या रवाना करेगा, जिस डेट पे ऑफरी एक्सेप्टेंस का खत रवाना करेगा या पोस्ट बॉक्स में डालेगा, उस डेट पे हमने ऑफरर को बाउंड कर लेना। उस डेट पे हमने ऑफरर को बाउंड कर लेना। बताता हूं। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट या एज पर अब्दुल्ला, कौन था? ऑफरर के ऑफरी? ऑफरर इज कंप्लीटेड ऑन 20/5/2025। ये कौन सी डेट है? जिस डेट पे खत रवाना किया गया, जिस डेट पे खत को रवाना किया गया। और जब ये खत जो रवाना किया था किसको मिलेगा? अब्दुल्ला को। तो उस खत में क्या लिखा होगा कि मैं नुमान तुम्हारी ऑफर को कबूल करता हूं। तो जब ये इसकी नॉलेज में आ जाएगा तो फिर कौन बाउंड होगा? नुमान बाउंड होगा। फिर कौन बाउंड होगा? नुमान बाउंड होगा। तो नुमान के नजदीक एक्सेप्टेंस का पुरियोरी, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट या एज पर नुमान is completed on which date? 30/5/2025। इसको उतार लें फिलहाल, फिर इसमें मज़ीद कुछ बातें बताता हूँ। पहले इसको नोट कर लें और इसी तरह नोट करना जैसे मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप निकालनी बात। लिख लिया? लिख लें, आराम से लिख लें।
लिख लिया बाकी ने? क्या क्या हुआ? समझ नहीं आई क्या चीज? ये बात क्लास के बाद भी की जा सकती है। तुम्हें बैठे बैठे क्या हुआ? कुछ हुआ बैठे बैठे? कुछ याद है तुम्हें? तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। यहाँ तक नोट हो गया? आगे चले। दोबारा से, ऑफरर कौन था? ऑफरर कौन था? दुल्ला। ये भाई साहब ऑफरर है। ऑफरी कौन था? नुमान। ऑफर कब पूरी हो रही है? 15। किसके लिए पूरी हो रही है? ऑफरर के लिए। नुमान भाई ने ख़त रवाना किया एक्सेप्टेंस का, तो जैसे ही इन्होंने ख़त भेजा एक्सेप्टेंस किसके नज़दीक पूरी हो गई? ऑफरर कौन था? अब्दुल्ला। डेट कौन सी थी? 20। और जब ये ख़त पहुंचा, कब पहुंचा? 30 को पहुंचा, तो किसको बाउंड कर दिया? नुमान को। नुमान कौन था? ऑफरी। मेरे 2-3 सवाल है मासूमाना से। ये ऑफर किस डेट से पहले रिवोक की जा सकती है? 20 के 15? 20 के 15? 20 के 15? 20 से पहले रिवोक की जा सकती है। तो अगली बात यहां पे लिख देते हैं, ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय अब्दुल्ला बिफोर एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 20, सॉरी, हाँ ठीक है, 20 से पहले 20 से पहले। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, इसी एग्जाम्पल ने मुझे देख के बताइए, ये वाली एक्सेप्टेंस हम कब तक, ये नुमान अगर अपनी भेजी हुई एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, किस डेट से पहले पहले कर सकता? 30 से पहले। तो ये अगर नुमान wants to revoke क्या? acceptance, then only can be revoked before 30th 5th 2025, यानी कि बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसको पूरा कर लें, फिर इसके सवालों को देखते हैं।
हो गया नोट? कर लें, फिर अगली बात करें। डन हो गया नोट? चल अब आ जाए इसके क्वेश्चंस पे। कौन सा बताता हूँ। सवाल नंबर 1 पढ़े जरा। डिफाइन एक्सेप्टेंस। What is when is an acceptance considered valid under the Contract Act 1872? अब इस सवाल को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले आपने डेफिनेशन बनानी है किसकी? एक्सेप्टेंस की। उसकी आ जाएगी हेडिंग, फिर आप नीचे उसको डिफाइन कर देंगे। तो ये हो गया डिफाइन एक्सेप्टेंस। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद आप एक और हेडिंग बनाएंगे, क्या? When an acceptance is considered valid, या आप लिख सकते हैं essentials of valid acceptance। और जितनी बातें किताब में लिखी हुई हैं, चूंकि ये क्रैमिंग वाला सवाल है तो आपने क्रैम किया होगा, आपने उसको उठा के नोट डाउन कर देना पॉइंट बाय पॉइंट। और कितने मार्क्स का सवाल है? 7। हो सकता है कि 2 नंबर डेफिनेशन के हों और 5 नंबर एसेंशियल्स के। तो इस तरह के सवालों को कहा जाता है टाइप 1 क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? टाइप 1 क्वेश्चन। ये वो सवाल होते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको याद हो तो हमने ओरिएंटेशन में कहा था कि कम से कम कितने मार्क्स का पेपर सीधा सीधा आता है? 30 से 40 नंबर का। तो ये देख लें, 7 नंबर का सवाल। और कब आया था? ऑटम 2011 में। आप लोग कब बैठे हैं? 2025 में बैठे हैं। आपकी अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम 2025। ये कब आया था? आज से 14 साल पहले, 28 अटेम्प्ट्स पहले का सवाल है। तो तब उन बच्चों ने भी पढ़ा था और आप भी वही बातें पढ़ रहे हैं। दुनिया गोल है। डेफिनेशन को आप नहीं छेड़ सकते। एसेंशियल्स को अपनी अल्फाज में लिखा जा सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। अगर आप इन 2 पे काबू पा लें तो आप लिख लें। और अगर आपको किसी भी टाइम लगे कि नहीं, गलती होने के चांसेस हैं, तो फिर बेहतर है कि आप लॉ को जब 2 से 3 दफ़ा लिखेंगे ना हाथ से, वो दिमाग पे चढ़ना शुरू हो जाता है। लॉ बड़ी मजे की चीज़ है। 2 दफ़ा हाथ से लिखें, नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में रवा हो जाएगा। सवाल नंबर 2, व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड? 3 नंबर के लिए ये क्या पूछना चाह रहा कि ऑफर को अगर आपने रिवोक करना हो तो किस टाइम से पहले पहले आप उसको रिवोक कर सकते हो? एक्सेप्टेंस से पहले पहले, या अगर एक्सेप्टेंस खत की फॉर्म में हो रही है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहले, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये बात 3 नंबर के लिए बता दें। 3 नंबर के लिए बता दें। नीचे आ जाए। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड? सीधा सवाल।
क्या पूछ रहा है इसमें कि एक ऑफर कब कब रिवोक हो सकती है, लैप्स ऑफ ऑफर वाली बात है। एक्सेप्टेंस के टाइम पे, रिजेक्शन के टाइम पे, टाइम पीरियड दिया हो वो टाइम पूरा हो गया हो, ना दिया हो तो कौन सा टाइम लेना है, रीजनेबल टाइम लेना है, कंडीशनल ऑफर हो वो कबूल ना हुई हो, और काउंटर ऑफर हो, डेथ हो। अब आपको एक चला के दिखाता हूं ICAP की। आपने सवाल ज़हन में रखना, ऑटम 17 का सवाल पढ़ा, लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड, ये सवाल पहले किया, सबसे पहला सवाल देखा था, जिसमें उसने क्या पूछी थी, डेफिनेशन, और तो जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं वही बातें अब कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे। एक और चला के दिखाऊं आपको ICAP की, लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये कब आया, करीब करीब आपने देनी है 25 की अटेम्प्ट, ये आया था 20 में, 5 साल पहले, 10 अटेम्प्ट पिछला सवाल है। तो इससे एक बात तो साबित होती है, ICAP अपने पुराने सवालों को रिपीट करता है। तो अगर आपने ICAP का पेपर पास करना है तो पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है। एक और सवाल देख लेते हैं सर, नेक काम में देरी कैसे, ये सवाल पढ़े और सोचें ये हमने कहाँ देखा। आपसे 3 अटेम्प्ट पुराना, 3 साल पुराना सवाल, कहाँ देखा, आइडेंटिफाई हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड एंड डिस्क्राइब द टाइम फ्रेम। कब आया, ऑटम 22 में। ये 2 सवालों को जोड़ के बनाया, यानी कि स्प्रिंग 12 के 2 सवाल पकड़े, उनको आपस में क्या किया, जोड़ा, और जोड़ के कहाँ पे पूछ लिया, ऑटम 2022 में। जब अकेले के लिए पूछा तो नंबर कितने थे, 7, 7, 4 जमा 3 7, और जब मिला के पूछा तो नंबर कितने दिए, 5। तो ये जितने भी सवाल अभी तक हम लोगों ने बात की, ये सारे टाइप 1 सवाल हैं। टाइप 1 सवाल मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जो आपने अपनी नॉलेज की बेस पर लिखने हैं। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है ना। आपको अगर लॉ पता है, आपको अगर डेफिनेशन आती है, तो आपने लिख देना। ये सवाल में एक्यूरेसी चाहिए मुझे आपसे 80 to 90%, मजाक नहीं। ये सवाल में एक्यूरेसी चाहिए 80 to 90%, क्योंकि अगर यहां पे नंबर लूज किए तो केस स्टडीज में मजीद काम खराब होने के चांसेस है। यहां पर नंबर लूज नहीं करना। वापस आते हैं। अब आप एक काम करें, आप जरा सवाल नंबर 4 को रीड करें, जो ऑटम 15 में आया था, 10 साल पुराना सवाल। इस सवाल में क्या हो रहा है, आइए इस सवाल को तोड़ते हैं। सवाल पढ़ लिया ना, इस सवाल को ब्रेक करते हैं। कितनी पार्टीज हैं, नाम बताएं। एक मुराद और एक सनम। ऑफरर कौन है, मुराद। ऑफरी कौन है, क्या दोनों को कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही। मुराद को क्या मिल रहा है, पैसा।
और सनम को क्या मिलेगी? गाड़ी। क्या गाड़ी बेचना लीगल है? ठीक। ऑफर क्या थी मुराद की तरफ से कि मैं सनम तुम्हें गाड़ी बेचना चाहता हूं, कितने की? 4 लाख रुपए की। क्या मुराद ने कोई कंडीशन स्पेसिफिक ऐड की? कोई मोड बताया? कोई मैनर बताया? कुछ नहीं बताया। कोई टाइम बताया? नहीं। सनम ने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, 1.5 लाख रुपया अभी ले लो, बाकी 62,500 रुपया हर महीने किस्त में लेते रहना। क्या ऑफर को सनम ने एज इट इज एक्सेप्ट किया या अपनी तरफ से चेंजेस कर दिए? अपनी तरफ से चेंजेस कर दिए। आपको मैंने कल शायद लिखवाया था एक कॉन्सेप्ट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का, जरा पढ़े जाके मैंने क्या लिखवाया था, वो वाली उर्दू रीड करें जरा, जल्दी से रीड कीजिएगा। हाँ जी, एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर जो है उसी की होनी चाहिए। अगर दूसरी पार्टी अपनी कोई कंडीशन ऐड कर देती है तो वो आपकी ऑफर को मनोवन नहीं मानती। उसने क्या किया टेक्निकली? आपको काउंटर ऑफर दे दिया। तो इस काउंटर ऑफर के बाद ऑफरर कौन बन गया? सनम। ऑफरी? अब याद करें, मैंने कल वहां पे एक टेबल बनाया था। अगर तो मुराद इस काउंटर के बाद खामोश है, इंसिस्ट नहीं करता, तो इससे मुराद क्या है? कि मुराद ने ये कबूल कर लिया। और अगर मुराद इंसिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसने ये काउंटर ऑफर को कबूल नहीं किया। तो अगर वो इंसिस्ट करे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। और अगर इंसिस्ट ना करे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। थीम समझ आई? अब इतना कुछ बताना नहीं है, ये पहले सवाल से आपको कुछ बातें रिवाइज करवाई हैं। नंबर कितने हैं? अब इसको लिखें कैसे? सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस सवाल में कॉन्सेप्ट हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, थीम कौन सा है, क्या चीज पूछी गई है इस सवाल में, पूछा क्या गया है? काउंटर ऑफर। ये सवाल किसके लिए बनाया गया है? काउंटर ऑफर के लिए। तो सबसे पहले आपने लॉ बताना है। सबसे पहले आप क्या बताएंगे? लॉ बताएंगे। क्या बताएंगे? लॉ में लिखेंगे कि काउंटर ऑफर क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है। लॉ बता दिया। उसके बाद आपने इसी सिनेरियो को पकड़ के क्या करना है? एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी। यानी कि इसी सिनेरियो को आपने आसान अल्फाज में बताना है और एंड पे आपने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। एंड पे क्या देना? आपने अपना डिसीजन देना। तो आपने हमेशा केस स्टडी को 3 जोन्स में आंसर करना है। सबसे पहले क्या बताना है? लॉ। उसके बाद क्या बता देंगे? और उसके बाद आईकैब के सॉल्यूशन में ये सीक्वेंस नहीं है, वो मिक्स कर देता है। कभी फैसला पहले बता देगा, लॉ एंड पे बता देगा, कभी लॉ बीच में बताएगा और एक्सप्लेन ऊपर कर रहा होगा। आपने अपनी एक सीक्वेंस बना के चलनी है, इसी से आपको फायदा रहेगा और यही आपकी बचत है। अगर आप हर सवाल को देख के उसके मुताबिक आंसर करने लगेंगे
तो आप कभी भी केस स्टडी को प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये है एलईडी मेथड, लॉ, एक्सप्लेनेशन और उसके बाद डिसीजन, डेप्रिसिएशन नहीं, डिसीजन। ये सवाल समझ आ गया? कोई बात नहीं, अकाउंटिंग चढ़ जाती है ज़बान में, मुझे पता। आपको एक और सवाल दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, ब्रांड न्यू सवाल, नवा नकोरा। पढ़े सर, स्प्रिंग 20 पढ़े। सवाल नया है ना? सवाल नया है या पुराना है? पुराने सवाल है, बस पैकिंग नहीं कर दी है। उसमें गाड़ी थी, इसमें क्या है? फ्लैट। उसमें 4 लाख था, यहाँ पे क्या है? 42 लाख। उसमें किस्त थी 62,500 की, यहाँ पे कितने की है? 1,12,500। और पार्टीज के नाम बदलते हैं। अब आप सोचें, ये कब आया था? स्प्रिंग 20 में। जो बंदा स्प्रिंग 20 की अटेम्प्ट देने गया होगा और उसने ऑटम 15 का सवाल अटेम्प्ट किया होगा, 3 नंबर पक्के नहीं हो गए उसके? पक्के बनते। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल पढ़े बदल वाला, सुकून से पढ़िएगा। स्प्रिंग 16 में आया था, पढ़ के बताएं, पढ़ के सोचें कि आपके नजदीक यहां पे लॉ कौन सा लग रहा है और आंसर क्या होना चाहिए। पढ़ लिए? मुझे बताएं टॉपिक कौन सा टेस्ट हो रहा है यहां पे? इनविटेशन तो नहीं है। ऑफर की कम्युनिकेशन टेस्ट हो रही है। ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे? बदर ने अपने एम्प्लॉय को भेजा कि जाओ और मेरा पालतू घोड़ा ढूंढ के लाओ, जो कि 5 दिन से गायब है। जब वो बंदा जा चुका था तो उसके बाद उसने अखबार में इश्तिहार लगा दिया कि जो कोई उसको ढूंढ के लाएगा मैं कितने पैसे दूंगा? जो कोई ढूंढ के लाएगा। ये है जनरल ऑफर। आपके सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 तरह की ऑफर्स होती हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। एक जनरल और एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स जब आप किसी खास बंदे को देते हैं, एंड जनरल मीन्स जब आप पूरी आवाम को देते हैं। तो ये एक आम आवाम को ऑफर थी, मगर क्या आफ्ताब भाई ने जब रिटर्न किया घोड़ा तो उसको पता था कि ये ऑफर कबूल हो चुकी है? उस तक ये ऑफर पहुंची थी? नहीं। तो जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई, एक्सेप्टेंस होगी, एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पैसे मिलेंगे? तो पहले आपने लॉ बता दिया, कौन सा? इनविटेशन नहीं है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। उसके बाद इसी सिनेरियो को उस लॉ के साथ जोड़ के एक्सप्लेन किया आसान अंग्रेजी में, और उसके बाद नीचे क्या बता दिया आपने? फैसला, डिसीजन मेकिंग बताएं। एक नया सवाल, ब्रांड न्यू, नवा नकोर, पढ़िएगा।
ऑटम 20 बिल्कुल फ्रेश आपके लिए बनाया हुआ ताज़ा सवाल, तंदूर से निकला हुआ सवाल, गर्मा गर्म। वही नहीं, वही है ना, उधर घोड़ा था, इधर कौन है? घोड़े के ढूंढने के कितने पैसे थे और बच्चे के कितने निकाले हैं? मत देख लें, बच्चे की वैल्यू सिर्फ 500 रुपये ऊपर है, नहीं 5000 रुपये ऊपर है बस। तो ये 2 नंबर के लिए पूछ लिया। अब चूंकि 2 नंबर के लिए सवाल है तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी ये तीनों स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, अब आगे आते हैं, ये सवाल देखें, अहमद और आदिल वाला। खुद देखें, अब आप बड़े हो गए हैं और सोचें कॉन्सेप्ट कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, कौन है? हाँ, जनरल ऑफर सबको किया ना, जो कोई भी कबूल कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उसके दरमियान ऑफर बनेगी। सारे नहीं कर सकते, जो अगर ज़्यादा लोगों ने किया तो फिर जो पहले करेगा। जैसे मैं आप सबको एक ऑफ़र दूं कि जो कोई मुझे डेफिनेशन सुनाएगा मैं उसको 100 रुपया दूंगा, और आप पहले सुना दो, तो कौन ले गया ऑफ़र? आप ले गए, बाकियों ने कबूल नहीं किया। मगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं ना दी थी, ऑफ़र पहुंची भी नहीं थी और कबूल भी नहीं की थी। याद करो, हमने कहा था ऑफ़र को कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। उस सवाल में कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, ऑफ़र हवा में थी। उस तक पहुंची कब? जब उसने घोड़ा वापस कर दिया था, उसके बाद उसको पता चला कि ओहो, इस पे क्या था? इनाम था। यही तो एक्सप्लेनेशन है। इसमें टॉपिक कौन सा? इनविटेशन। तो ऑफर कब से स्टार्ट हुई है? नहीं, इस सवाल में ऑफर कब से आई है? कौन सी लाइन से ऑफर स्टार्ट हो रही है? आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर ₹36 मिलियन, ये ऑफर है। उससे ऊपर जो कुछ हो रहा है वो इनविटेशन टू ऑफर। कि मैंने तुम्हारा घर देखा, तुम घर बेच रहे हो, अच्छा कितने का बेचना है, अच्छा तुम्हें कितने पैसे लगे हैं, अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है, अच्छा कब तक बेचोगे, ये सारी बातें क्या है? इनविटेशन। याद करो, हमने कहा था कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब उसने ये जुमला लिखा ना कि मैं अहमद तुम्हारी DHA वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं फॉर ₹36 मिलियन, ये ऑफर है। ये ऑफर कभी एक्सेप्ट हुई थी? नहीं। तो क्या कभी इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना। तो अगर बना ही नहीं, ये भाई अगर किसी और को 38 की बेच दें तो ये कसूरवार होंगे? कोई ये डिफॉल्टिंग पार्टी बनेगी? नहीं बनेगी। तो अगर कॉन्सेप्ट ज़हन में हो ना, लॉजिकल सवाल भी आंसर हो जाता है। ये सवाल देखें, स्प्रिंग 22 का। आप अगर ग्रुप में ऐड है ना, तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी किताब पड़ी हुई है सॉफ्ट फॉर्म में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ये देखें, हैफनियम लिमिटेड। और अब मुझे आपने बताना है कि कॉन्सेप्ट कौन सा है सवाल में।
हाँ जी, पढ़ लिया, टॉपिक बता दें। सर्टन एंड डेफिनेट, या 10% या 15%, कोई फिक्स की थी प्राइस? नहीं। तो जब ऑफर ही सर्टन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो क्या ये एक वैलिड ऑफर है? तो जब वैलिड ऑफर ही नहीं है तो क्या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। तो जब एग्रीमेंट भी नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना, तो कोई पेनल्टी, कोई फाइन, कोई ब्रीच के चार्जेस, कोई डैमेजेस, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल, उसके बाद आप आज़ाद। ये सवाल अब आप लोगों ने करना है, सलीम वाला सवाल है। सवाल ऊपर है, रिक्वायरमेंट नीचे है। इसको 5 मिनट लगाएं और इसी पैटर्न पे करना, करें सॉल्व। हाँ जी, बनाएं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी, अदरवाइज तो आपने उसको लिखना है, मगर अभी सिर्फ इसी डायग्राम के मुताबिक करें। पहले कर तो नहीं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी इमरजेंसी डाल दी है। अभी 5 मिनट है। You can go if you want to go. हाँ जी, ऑफर कब हो रही है? 3 तारीख को ऑफर का खत लिख के रवाना हुआ है, कब पहुंचा है? तो ऑफर कब पूरी हो रही है? 5 को। ये बात सबको पता है। दूसरी पार्टी ने 6 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस का खत डाल दिया, तो जब डाला 6 तारीख को, डाला किसने? गाजी ने। किसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी हुई होगी? सलीम के लिए। और खत कब पहुंच रहा है? 8 को। भाई 6 को डाल के 5 को कैसे पहुंचेगा? 8 को पहुंच रहा है। तो ये 8 वाले दिन कौन बाउंड हो रहा है? गाजी। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, सलीम ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का खत लिखा 5 तारीख को और खत पहुंचा 7 तारीख को, तो एक्सेप्टेंस कब की हो गई हुई है?
खत कब पहुंच रहा है रेवोकेशन का, तो क्या रेवोक हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, चैप्टर नंबर 2 डन। डन, सुकून आ गया। अब मंडे वाले दिन, 2 मिनट, मंडे वाले दिन आपका एक प्यारा सा टेस्ट इंतज़ार करेगा क्लास टाइमिंग में ही, और वो टेस्ट दे के बिजनेस लॉ की क्लास से आपको छुट्टियाँ। कैंपस का मुझे कोई पता नहीं कि कैंपस कब बंद हो रहा है, मगर बी लॉ की आज ऑफिशियल ये आखिरी क्लास थी, मंडे को टेस्ट, और टेस्ट दे के बाद से आप गायब। अगर आपकी क्लास टैक्स की है आप वो करें, अटेंड करें। आपकी क्लास FAR 1 की है, अब वो लाजमी अटेंड करें। कॉस्ट की है, वो लाजमी अटेंड करें, मगर बी लॉ नहीं होगी। कब होगी? जब कॉलेज ओपन होगा। डन? चलें जी। कल संडे तो मेरे लिए तो ऑफ होता है हमेशा। आप, आई नो आपकी टैक्स की क्लास होगी, वो 1.5 घंटे की है ना, 9:30 पे, 12:30 से 1:30। तो हाँ फाइन, चूंकि हम ईद के बहुत करीब करीब खड़े हुए हैं तो फाइन भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो चूंकि पहला वाला टेस्ट है, तो अगर आपने वो टेस्ट मिस किया तो 500 रुपया साथ लेकर आइएगा। ईद है ना, ईद पर तो सारे रेट बढ़ा देते हैं जी। ये कौन है PDF? ना ना, फिजिकल बच्चा फिजिकल टेस्ट देगा, ऑनलाइन बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देगा। हाँ, अगर एक बच्चे ने कॉम्बो लिया हुआ है उसके पास ऑनलाइन की ऑप्शन है। हाँ, उसके बाद दोनों ऑप्शन है। ये नोट करना है यहाँ पे, ठीक है? रब